जय हिंद दोस्तों, यूसी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की लेक्चर में हम लोग इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड बातें करेंगे और साथ ही साथ ये समझेंगे कि इंडियन इकोनॉमी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, सीएपीएफ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बट उससे पहले आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये मोस्ट अवेटेड कोर्स है अभी तक का। ये कोर्स है आपके लिए यूपीएससी सीएपीएफ फाउंडेशन कोर्स, मोस्ट अवेटेड कोर्स टिल एवर, यूपीएससी सीएपीएफ फाउंडेशन कोर्स फॉर 2026 एस्पिरेंट। अब आप मुझसे पूछेंगे कि रोहन सर, इस फाउंडेशन कोर्स में जो आपकी यूपीएससी सीएपीएफ फाउंडेशन कोर्स है 2026 एस्पिरेंट के लिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसकी फीचर क्या है कि आप ये कह रहे हैं कि ये मोस्ट अवेटेड कोर्स है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगी, तो मैं आपको बता दूं कि इस सीएपीएफ फाउंडेशन कोर्स में हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसे डिलीवर करने वाले हैं जो आपको इस प्राइस में, जो अभी मैं प्राइस रिवील करने वाला हूं, इस प्राइस में आपको नहीं मिलने वाला है। हम लोग इस कोर्स के अंदर, यूपीएससी सीएपीएफ फाउंडेशन कोर्स के अंदर 200+ आवर की क्लासेस देंगे, जिसके अंदर आपकी जितनी भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, जनरल साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, साथ ही साथ पेपर 2, कंप्लीट पेपर 2 से रिलेटेड सारी बातें हमारी इस लेक्चर में होंगी। ये पूरा जो टॉपिक होगा, ये जो पूरा आवर होगा, इसमें पूरी सीएपीएफ की सारी लेक्चर्स आपकी कवर होंगी, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपके मन में होगा कि सर, ये तो सारी चीजें लोग सारे इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करते हैं, तो आप अलग कैसे हुए? हम लोग अलग हुए क्योंकि हम लोग आपको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं छोड़ेंगे, हम लोग आपकी सिलेक्शन करवा के रहेंगे। अब आप ये पूछोगे कि सर, आप सिलेक्शन कैसे करवा देंगे? हम लोग सिर्फ आपको पहले स्टेज के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसके बाद जो आपकी पीईटी की टेस्ट होगी, पीएचटी की टेस्ट होगी, उसकी भी तैयारी करवाएंगे। देन आपकी थर्ड इंटरव्यू की जो स्टेज होगी, उसके लिए भी हम आपको तैयारी करवाएंगे। दैट मींस ये कोर्स आपकी कंप्लीट कोर्स होने वाली है। इस कोर्स में अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हो, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही स्टेज पे सारा कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए कि एक कोर्स करो, सारी चीजें कंप्लीट, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, ठीक है। बट अब कुछ और एडिशन अगर आप देखोगे तो इस कोर्स के अंदर आपकी 50+ टेस्ट जो जल्दी कोई नहीं प्रोवाइड करता है, वो यूसी एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रही है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। पेपर 1 की 50 टेस्ट, पेपर 2 की मोर देन 20-30 टेस्ट, सारी कुछ आपको हमारे एक कोर्स के अंदर ही, यूपीएससी सीएपीएफ फाउंडेशन कोर्स 2026 के अंदर मिल जाएगा। ये बैच आपकी 10 अगस्त से लॉन्च हो चुकी है। अगर आप चाहते हो इसमें इनरोल करना, तो इंडिपेंडेंस डे का ऑफर अभी प्रिवेल कर रहा, इंडिपेंडेंस डे का ऑफर, और अभी के लिए ये प्राइस चल रही है 7,999 रुपीज ओनली। अगर आप चाहते हो इस कोर्स में इनरोल करना, मेरी आपसे सलाह है कि आप इस कोर्स में इनरोल कर लो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि क्लासेस अपलोड होनी शुरू हो गई है। तैयारी आपको बहुत जोरों शोर से करना है, तो आप इस बैच में जरूर इनरोल हो जाना। कुछ दिन के बाद, इंडिपेंडेंस डे के लिए ऑफर है, कुछ दिन के बाद इसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। अब आप बताओ कि आपको इसके अंदर और क्या चाहिए। हर एक चीज आपकी इसके अंदर कवर होंगी। अब हम लोग बात करते हैं 2026 एस्पिरेंट के बारे में, जो नेक्स्ट ईयर आपके सीएपीएफ को एग्जाम देंगे, सीएपीएफ का एग्जाम देंगे और फ्लाइंग कलर के साथ जरूर सक्सेस लेंगे। आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो 2025 के एस्पिरेंट होंगे, जिनकी एग्जाम या तो पॉजिटिव में होगी या किन्हीं की एग्जाम किसी भी कारण से निगेटिव में चली हो गई। बट उनको निराश नहीं होना है जिनकी भी एग्जाम निगेटिव में गई होंगी। आपके लिए एक और मौका है, अगर आपके पास अटेम्प्ट है, आप जरूर हमारी फाउंडेशन बैच से जुड़ना 2026 के लिए।
आप देखना, आप जरूर फ्लाइंग कलर के साथ सक्सेस लोगे। अब हम लोग बात करते हैं इस ओरिएंटेशन लेक्चर के बारे में कि क्या है ये ओरिएंटेशन लेक्चर। एस्पिरेंट को, स्टूडेंट को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है इंडियन इकोनॉमी के सेक्शन में। दो इसके अलावा जितने भी टॉपिक हैं उसमें भी हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये जो टॉपिक है ये इतनी ज्यादा डायनेमिक है कि इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होता ही होता है। बट इसका सॉल्यूशन आपके रोहन सर के पास है। इंडियन इकोनॉमी हम लोग इतने अच्छे से कवर करेंगे कि जो भी आपकी 10 से 15 क्वेश्चन आती हैं वो आपकी गलत होने की संभावनाएं बहुत मिनिमम हो जाएंगी। ऑलमोस्ट आप एक्यूरेसी बना के रखो कि 80 to 90% आप एग्जाम में क्वेश्चन सही करोगे ही करोगे, बस मेरी इस लेक्चर से, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी की लेक्चर होगी उससे। अगर हम लोग आगे की बात करें, कुछ इंट्रोडक्शन देखें कि इंट्रोडक्शन देखें अगर इंडियन इकोनॉमी की, उससे पहले मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंडियन इकोनॉमी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो हर साल, अगर हम लोग बात करें 2020 से लेकर 2025 तक, आप देखोगे 2020 में जो इंडियन इकोनॉमी की जो सेक्शन है, जो आपकी इकोनॉमी की सेक्शन है, इससे ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चन आए थे। ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चन आते ही आते हैं। देन 2021 की बात करें, सेम पैटर्न फॉलो हुआ। 2022 की बात करें, सेम पैटर्न फॉलो हुआ। 2023 की बात करें, थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, क्वेश्चन की वेटेज बढ़ के 14 to 15 क्वेश्चन हो गई। देन इस साल ऑलमोस्ट 12+ क्वेश्चन इस साल भी आपको आपके एग्जाम में पेपर में देखने को मिले हैं। आप अपने इकोनॉमी के पेपर को देखना, इकोनॉमी के सेक्शन को देखना, आपको इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस समझ में जरूर आएंगी कि क्लास लेना कितनी जरूरी क्यों होती है। आप खुद से भी पढ़ सकते हो, लेकिन जिस स्मार्ट अप्रोच से आपको यूसी एकेडमी पढ़ाएगा वो स्मार्ट अप्रोच आपको हमारी लेक्चर में देखने को जरूर मिलेगी। ये तो हो गई वेटेज की बात। अब आप देखोगे कि इकोनॉमी इतनी ज्यादा और इंपॉर्टेंट क्यों है। आप देखोगे, सपोज आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री, आप देखोगे कि हिस्ट्री के अंदर स्टैटिक, बस स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक, पॉलिटी के अंदर स्टैटिक, कुछ पोर्शन डायनेमिक। लेकिन इकोनॉमी के सेक्शन को देखोगे तो 70% जो वेटेज होती है वो होती है डायनेमिक की। और डायनेमिक को टैकल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बट अब वो आपके लिए नहीं होगा। जब आप हमारी इस पूरे लेक्चर को फॉलो करोगे, आप देखोगे कि ये डायनेमिक जो भी कॉन्सेप्ट है, इसे भी आप बहुत इजी वे में हमारे साथ सीख पाओगे। आगे की बात करें, अब हम लोग आगे आप देखोगे कि हम लोग इस इकोनॉमी में पढ़ेंगे क्या। कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं, कुछ इसको ओरिएंटेशन लेक्चर है, तो हम लोग इसके बारे में कुछ देखते हैं क्या क्या टॉपिक है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बनती है। सबसे पहले हम लोग इकोनॉमी को डिफाइन करते हैं कि इकोनॉमी होती क्या है। बट उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है 6th क्लास से। 6th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक होती है उससे आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है? कोई भी एक्टिविटीज होती हैं आपके घर में या आपके पड़ोस में या कहीं भी, कोई भी एक्टिविटीज होती हैं तो वो दो तरीके की एक्टिविटीज होती है। एक होती हैं जो आपकी मम्मी करती हैं, मतलब ये हाइपोथेटिकल है, आप इसे इन रियल नहीं लेना, हाइपोथेटिकल। एक होती हैं जो आपके पापा करते हैं, ठीक है। एक आपकी मम्मी कर रही है, एक आपके पापा कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं? मम्मी आपकी घर का काम कर रही हैं, हाउसवाइफ है। आपके पिताजी की ड्रेस को प्रेस कर रही हैं, उनके लिए खाना बना रही हैं, ऐसे कुछ काम कर रहे हैं। आपके पापा ऑफिस जा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। एक्सचेंज में क्या मिल रहा? मम्मी को, आपकी माता जी को बस लव, केयर, ये सारी चीजें मिल रही है। आपके पापा को ऑफिस जा रहे हैं तो क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है, सैलरी मिल रही है। बट यहां पे एक ट्विस्ट है, काम आपकी मम्मी भी कर रही है, काम आपके पापा भी कर रहे हैं। बट पापा जो काम कर रहे हैं उससे हो रहा कुछ प्रोडक्शन,
उससे हो रहा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, उस गतिविधि को कोई ना कोई कंज्यूम कर रहे हैं, वो जो प्रोडक्शन हो रहा, जो गुड्स रिलीज हो रहा, उसे कोई ना कोई कंज्यूम कर रहा, ये क्या हो गया, कंजम्पशन गुड हो गया। कुछ कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं जो आपके पापा करेंगे, तो जो आपके पापा कर रहे हैं उसे आप कह दोगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या कहोगे आप, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वहीं जो आपकी माताजी कर रही हैं उसे कहोगे आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या कहोगे आप, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैं उम्मीद करता हूं ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जरूर क्लियर होगा। सो नाउ नेक्स्ट, अगर हम लोग इकोनॉमी को डिफाइन करें तो एन इकोनॉमी इज अ डायनेमिक सिस्टम फोकस्ड ऑन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ अ सोसाइटी। यही होता है इकोनॉमी। क्या होता है, यही होता है इकोनॉमी। नाउ अगर आप अपने सिलेबस को देखोगे तो आपको, अगर आप यूपीएससी सीएपीएफ के सिलेबस को सीएससी के सिलेबस से कंपेयर करोगे, आप देखोगे कि सीएससी के सिलेबस में मैक्सिमम पोर्शन मैक्रो इकोनॉमी कवर करता है। क्या कवर करता है, मैक्रो इकोनॉमी। वहीं सीएपीएफ में वेटेज बराबर होती है माइक्रो एंड मैक्रो की। हमें दोनों देखना होता है, इसलिए सीएपीएफ की इकोनॉमी थोड़ी सी हाई लेवल पे होती है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप एक लार्ज सोसाइटी को ले रहे हो, अगर आप एक लार्ज एरिया को कवर कर रहे हो, लार्ज पॉपुलेशन को कवर कर रहे हो, उनकी एक्टिविटीज को देख रहे हो, तो उसे कहोगे आप मैक्रो इकोनॉमी। क्या कहोगे आप, मैक्रो इकोनॉमी। वहीं जब आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में, उनकी एक्टिविटीज के बारे में देखोगे, एक हाउस होल्ड सेक्टर के एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को देखोगे, तो उसे कहोगे आप माइक्रो इकोनॉमी। दैट मींस छोटे लेवल पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट लाइक हाउस होल्ड्स, फर्म्स एंड स्पेसिफिक मार्केट्स। गॉट माई पॉइंट। नाउ मैक्रोइकोनॉमिक्स लुक एट द इकोनॉमी ऑन अ एग्रीगेट लेवल। एक समूह पे बात करती है, फोकसिंग ऑन मैट्रिक्स सच एज जीडीपी, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। लार्ज सेक्शन को जो इंपैक्ट करता है, क्या इंपैक्ट करता है, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, हंगरी, योर जीडीपी, योर जीएनपी, योर एनडीपी। दीज आर सम ऑफ द फैक्टर ऑफ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। एम आई क्लियर टिल हियर? सो नाउ नेक्स्ट, अगर आप देखोगे कि ये जो इकोनॉमी की सेक्शन है, जो आपकी इकोनॉमी की सेक्शन है, ये आपकी सीएपीएफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होगी, तो आप इसमें देखोगे कि पेपर 1 के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चन। उसके साथ साथ आप देखोगे कि ये इतनी डायनेमिक क्यों है। डायनेमिक होने का सबसे बड़ा कारण है कि ये आपकी बजट को भी कवर करती है, रिसेंट बजट को, ये आपकी इकोनॉमिक सर्वे को भी कवर करती है, ये आपकी करेंट अफेयर रिलेटेड टू इकोनॉमिक इसे भी कवर करती है। तो ये अपने कंटेक्स्ट में ही इकोनॉमी एक लार्ज सेक्शन क्रिएट कर देता है और ये बहुत ही ज्यादा डायनेमिक क्रिएट कर देता है। सो क्लोजली लिंक्ड विथ करेंट अफेयर्स लाइक बजट, गवर्नमेंट स्कीम्स, इकोनॉमिक रिपोर्ट एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। नाउ फीचर्स, स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू, बहुत सारे डायनेमिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजों को देखते चलेंगे। सो नाउ नेक्स्ट, सिलेबस रिलेटेड कुछ और भी बातें करते हैं कि क्या क्या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है आपके इकोनॉमी के सेक्शन में। सो फर्स्ट टॉपिक इज द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। देखो, आपको ऐसा लगता होगा ना कि इकोनॉमी बहुत ज्यादा हार्ड है। बिल्कुल हार्ड नहीं है, बस आपकी क्लैरिटी थोड़ी सी चाहिए इस टॉपिक के ऊपर। अगर आपकी इंडियन इकोनॉमी में क्लैरिटी क्लियर है, अगर इकोनॉमी के सेक्शन में क्लैरिटी क्लियर है, तो आप इसमें क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते हो। थोड़ी सी बुक्स वगैरह याद करनी पड़ती है, दैट्स इट। उसके जगह बस सारी कुछ बहुत इजी होती है। सो अगर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो सबसे पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्शरी। एक मैं आपको एग्जांपल के साथ जरूर बताना चाहूंगा। एक 2024 में आई थिंक या 2023 में यूपीएससी सीएससी में क्वेश्चन था कि जो माइनिंग एक्टिविटीज होती है, जो माइनिंग गतिविधिज होती हैं, माइनिंग की जो गतिविधि होती है, एक्टिविटीज होती हैं, वो इन तीनों में से किस सेक्टर के अंदर आता है।
अब आप सोच में पड़ जाओगे कि यार माइनिंग तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैंने फिशरीज, एग्रीकल्चर, डेयरी हस्बेंड्री ये सब पढ़ा है कि प्राइमरी में आती है। बट मैं आपको बता दूं माइनिंग भी आपकी प्राइमरी सेक्टर में ही आती है, और ये चीज क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। सोच लो कितना इजी होता है, बिल्कुल हार्ड नहीं होता है। बस क्या चाहिए आपको, क्लैरिटी और एक ट्रस्टेड टीचर, दैट्स इट। सारा कुछ बहुत इजी वे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ये देखना है। देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी, जो रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट 2013 से रजिस्टर्ड है उसे क्या कह देगा आप, फॉर्मल इकोनॉमी। वहीं जो रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, जो अपने टैक्स वगैरह भर नहीं रहे हैं, उसे क्या कहोगे आप, इनफॉर्मल इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल मुंबई साइड में जो टिफिन सर्विस होती है वो क्या होती है, इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है। गॉट माय पॉइंट। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट है हमारा बेसिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। क्या है हमारा, बेसिक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ऊपर के टॉपिक तो एग्जाम इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ये जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी आपकी मैक्रो इकोनॉमी की कंसेप्ट, मैक्रो इकोनॉमी की कंसेप्ट यहीं पे इसी चैप्टर के अंदर ही आपका पूरी तरीके से मैं कंप्लीट करवा दूंगा। जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, सारे कुछ कंप्लीट करवा देंगे। गॉट माय पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इज योर पर कैपिटा इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो रिपोर्ट वगैरह होती है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ये रिलीज करते हैं आपके यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऐसे जो रिपोर्ट वगैरह होते हैं ये सब आपके एग्जाम के लिए अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीसरी बात करोगे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दो टर्म है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों टर्म का मतलब वही है, डेवलपमेंट ही है, लेकिन किस कंटेक्स्ट में क्या अलग हो जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ दैट मींस आपकी इकोनॉमिक तो राइज कर रही है, लेकिन क्या सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट हो रही है, क्या पीपल की अपलिफ्टमेंट हो रही है, वेलबींग हो रही है, ये क्वेश्चन उठ जाता है। वहीं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है ये डेवलपमेंट है, दैट मींस सोसाइटी भी राइज कर रही है, सिर्फ और सिर्फ आपकी मतलब इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है, सोसाइटी भी अपलिफ्ट कर रही है। ऐसे टर्म को भी हम लोग अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से जरूर देखेंगे। सो नाउ नेक्स्ट अगर देखोगे आप, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, प्रोडक्शन मेथड क्या होता है, इनकम मेथड क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, जीडीपी कैलकुलेट करने का, बहुत इजी है, बहुत अच्छा है। रोल ऑफ सीएसओ, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये सारे कुछ भी हम लोग देखेंगे। देन करेंट बेस ईयर ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन, जीडीपी कैलकुलेशन कैसे होता है ये भी सारा देखेंगे। व्हाट माय पॉइंट, ये सब क्या है आपका, ये सब आपके सिलेबस का पॉइंट है। नाउ इकोनॉमिक प्लानिंग, अगेन स्टार मार्क लगा लेना, जितना स्टार मार्क लगा सकते हो आप इस टॉपिक पे जरूर लगा लेना। पूरी प्लानिंग कमीशन, उनकी जो जो रिकमेंडेशन थी वो जो जो चाहते थे, ठीक है। सेकंड, उनके चेयरमैन क्या कौन थे, ये भी मे भी ये ना पूछे, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन क्या थी, वो क्या चाहते थे। देन उसके बाद आई आपकी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, नीति आयोग से क्वेश्चन। दोनों टर्म आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्लानिंग कमीशन एंड देन नीति आयोग। 5 ईयर प्लान किनकी थी, आपकी प्लानिंग कमीशन की थी। वहीं जो करेंट स्ट्रेटेजी अंडर नीति आयोग है वो क्या है, आपकी 7 ईयर प्लान, 7 ईयर मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी, 3 ईयर एक्शन प्लान एंड देन 15 ईयर विजन। किनकी है, ये सारे नीति आयोग की है। तो इनको भी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ के देखना है। नाउ नेक्स्ट इज पीवाईक्यू। देखोगे आप इस टॉपिक को, आप देखना हर बार यूपीएससी सीएपीएफ के एग्जामिनर इसे टच करते ही हैं। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, फेवरेट टॉपिक ऑफ योर यूपीएससी एग्जामिनर, फेवरेट टॉपिक, क्योंकि हमेशा ये न्यूज में चर्चा में ही रहती है, हमेशा चर्चा में ही रहती है। कैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, कैसे डिफ्लेशन होगा, हमेशा ये चर्चा में रहती है। हमें भी ऐसे टॉपिक को छोड़ना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सारे कुछ को हम लोग देखेंगे। कैसे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन मेजर होती है विद द हेल्प ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। देन कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, ठीक है, ये सारे कुछ हम लोग देखेंगे। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है,
आरबीआई का क्या क्या मॉनेटरी पॉलिसी से टारगेट है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो क्या है, ये सारे कुछ भी हम लोग देखेंगे। गॉट माय पॉइंट। देन अपनी गवर्नमेंट की अलग कमेटी होती है, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी कमेटी होती है, इनको भी हम लोग देखेंगे। तो दोनों आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन जाता है। तो ये आपका सेगमेंट अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। नाउ अनदर फेवरेट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनएम्प्लॉयमेंट, मेजर रीजन फॉर दी मींस ये टॉपिक हमेशा आपको न्यूज में देखने को मिलेगी, इसलिए ये टॉपिक सीएपीएफ एग्जामिनर की फेवरेट टॉपिक अगेन बन जाती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बनती है वो डिफरेंट डिफरेंट कर्व बन जाती है, डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स। फॉर एग्जांपल फिलिप्स का ले लो आप, टाइप्स, डिस्टिंग्विश्ड, सीजनल, स्ट्रक्चरल, फिक्शनल, जितने तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं सारे को हम लोग देखना है। कैसे मेजर होते हैं वो भी हमें देखना है। यूजुअल स्टेटस, करेंट वीकली स्टेटस, करेंटली डेली स्टेटस, सारे को भी हम लोग कवर करेंगे। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करें अनदर सेक्शन जिससे इस साल आपको क्वेश्चन देखने को मिला था, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड देखने को मिला था, मे बी नेक्स्ट ईयर आपको एक्सटर्नल सेक्टर से देखने को मिल जाए। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, हर साल ये न्यूज में चल रहा, बिकॉज ऑफ टैरिफ, बिकॉज ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये हमेशा न्यूज में रहता ही रहता है। देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या क्या सेगमेंट है, कौन कौन इंक्लूड होते हैं आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, उनकी वेटेज क्या है, किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा है, इंडिया के पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कितने मंथ तक उससे इंडिया सरवाइव कर सकता है एक्सपोर्ट पे इंपोर्ट पे, ये सारी बातें हम लोग इसके अंदर देखेंगे। नाउ अनदर फेवरेट टॉपिक दैट इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके वजह से 1991 की क्राइसिस हुई और उसी के बाद आपकी एलपीजी रिफॉर्म आई बिकॉज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। करेंट अकाउंट डेफिसिट, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, करेंट अकाउंट पॉजिटिव में है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में है या पॉजिटिव में है, सारे कुछ को देखेंगे। इनके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से इंक्लूड होते हैं करेंट अकाउंट के अंदर। फॉर एग्जांपल रेमिटेंस किन के अंदर आएंगे, करेंट अकाउंट के अंदर आएंगे। कैपिटल अकाउंट के अंदर कौन से आएंगे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो रही है, जो भी हम लोग लोन ले रहे हैं, जो भी हम लोग लोन दे रहे हैं, जिससे या तो एसेट में चेंज होगी या आपकी लायबिलिटीज बढ़ेगी, उसे क्या कहेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगी। जिससे ना ही आपकी एसेट ना ही आपकी लायबिलिटीज में चेंज होगी, उसे हम लोग करेंट अकाउंट में देखेंगे। नाउ एक्सचेंज रेट रिजीम्ड, कैसे इंडिया में एक्सचेंज रेट रिजीम होती है, कुछ होती है फिक्स्ड, कुछ होती है फ्लोटिंग, कुछ होती है मैनेज। इंडिया के अंदर मैनेज होती है, मार्केट ओरिएंटेड है, लेकिन कभी कभी आपकी आरबीआई भी जंप करती है जब बहुत ज्यादा वॉलेटाइल आपकी करेंसी फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट में हो जाती है। नाउ नेक्स्ट कुछ और बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेक्टर एफडीआई एंड एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्यों इंडिया डिपेंडेंट है इतना ज्यादा, क्योंकि इंडिया को ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ मिलेगा इंडिया को सिर्फ एफडीआई एफपीआई से जरूर मिल सकता है। एफडीआई से सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं आती है, एफडीआई से टेक्नोलॉजी आता है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी सेगमेंट को चेंज करने के लिए। तो इस सेगमेंट को भी हमें बहुत ही अच्छे से डिटेल में देखना है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट योर एग्रीकल्चर सेक्टर, इनसे रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम है, जो भी एमएसपी की इशू चल रही है, जो भी सब्सिडी से रिलेटेड टैरिफ वगैरह लग रही है इंडिया में, इन सारे चीजों को हम लोग को बहुत ही अच्छे से देखना है। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री किसान जो योजना है, पीएम किसान हो गई, या आप कह लो सीड से रिलेटेड जो भी है, या इंश्योरेंस से रिलेटेड बातें हैं, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का इंश्योरेंस है, या कह लो आप कि ई नैम, एपीएमसी मंडी, जो भी मार्केटिंग रिफॉर्म्स है, इन सारे कुछ को हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट देखना है। कैसे ये फूड सिक्योरिटी में आपका, कैसे ये इंप्लॉयमेंट जनरेशन में एग्रीकल्चर सेक्टर हेल्प करता है, क्योंकि ये अपने आप में ऑलमोस्ट 58% इंडियन को इन्वॉल्व करके रखा है। गॉट माय पॉइंट। दो जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट लेकिन इंप्लॉयमेंट का सबसे बड़ा सोर्स अभी भी एग्रीकल्चर ही है। नाउ कुछ फैक्ट भरी बातें। रिवॉल्यूशन, कौन सा रिवॉल्यूशन किसके लिए है, उस रिवॉल्यूशन को इंडिया में लाया कौन, ये सारी बातें भी करेंगे हम लोग। देन
एमएसपी जो अभी मैंने आपको बताया, देन कुछ आपके स्कीम वगैरह से रिलेटेड बातें, ये भी हम लोग करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर साल। इस साल भी क्वेश्चन पूछा था, नेक्स्ट साल भी क्वेश्चन जरूर पूछेगा। नेक्स्ट, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या कारण है कि हम लोग इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोर्स कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ देयर कैपिटल इन नेचर। There are two type of expenditure. First is your revenue expenditure. Second is your capital expenditure. Why China grow? China क्यों ग्रो हुआ? क्योंकि चाइना कैपिटल एक्सपेंडिचर फोकस किया था। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सब्सिडी, एमएसपी, कुछ आप सैलरीज ले लो, कुछ इंटरेस्ट पेमेंट ले लो, हम लोग इसी पे फोकस करते रह गए। हम लोग कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे फोकस नहीं किए। क्या फॉर्मूला होती है, कैसे हम लोग मेजर करते हैं, सारे चीजों को जरूर पढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज पॉलिसी को देखेंगे 48, 56, 91। एमएसएमई पिलर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, क्या ये पिलर है? इसकी जो रिवाइज डाटा हुई है उसे भी हम लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव से 2026 के लिए जरूर देखेंगे। डेफिनेशन देखेंगे, चैलेंजेस देखेंगे, स्कीम देखेंगे, जो भी स्कीम इससे रिलेटेड आई है। देन कुछ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ हम लोग डिस इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कुछ हम लोग महारत्न कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, कुछ मिनी रत्न के बारे में पढ़ेंगे। सारी चीजें हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड रिसेंटली एडेड इन अ महारत्न कंपनी। क्या क्या क्राइटेरिया होती है कि वो कंपनी महारत्न बनेगी, ये सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। व्हाट माय पॉइंट नाउ, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछा था आपसे इस बार भारतमाला एंड सागरमाला के ऊपर। देख लो आपके पास क्वेश्चन है, ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। देन कुछ अमृत स्कीम, स्मार्ट सिटीज रिलेटेड बातें, ये सारे कुछ भी हम लोग एग्जाम पर्सपेक्टिव से जरूर देखेंगे। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कुछ इनविजिबल चीजों के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर को क्या कहते हैं हम लोग? इनविजिबल। दो ये आपको दिखता नहीं है लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आईटी कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सारे चीजों को बात करेंगे। इनसे रिलेटेड जो भी डेटा वगैरह है उनको भी देखेंगे। फाइनेंशियल सर्विस को देखेंगे, बैंकिंग को देखेंगे, एनबीएफसी को देखेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इन सारे चीजों को भी देखेंगे। देन रोल इन जीडीपी ग्रोथ, क्या रोल है इनकी, जॉब क्रिएशन में क्या रोल है, इनको भी देखेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट सेगमेंट दैट इज the social sectors and welfare. Poverty, most favorite topic of your UPSC CAPF examiner. क्या क्या कमिटी इनसे रिलेटेड है? फॉर एग्जाम्पल तेंदुलकर कमिटी ले लो आप, हर साल क्वेश्चन पूछता है किस किस पैरामीटर से मेजर करते हैं, क्या तरीका होता है। कुछ कमिटीज देख लो, जैसे तेंदुलकर कमिटी, रंगराजन कमिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का डाटा पढ़ेंगे हम लोग, क्या क्या पैरामीटर है इनके अंदर, ये भी देखेंगे। कुछ गिनी कोफिशिएंट, कुछ कर्व वगैरह के बारे में बात कर लेंगे पॉवर्टी को मेजर करने के लिए। स्कीम से रिलेटेड यहां भी बातें करेंगे। स्कीम इन जनरल हम लोग सारी बातें करेंगे, लेकिन आपको बस मैं बता रहा हूं कि इससे रिलेटेड भी स्कीम आपके एग्जाम में पूछते हैं। नाउ एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2015 to 2030 इंडिया फोकस ऑन दी 17th सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो भी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसे अचीव करने में इंडिया जोरों शोरों से लगा हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेजर करने की तरीका है, उन सारे को देखेंगे। अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन जीडीपी, रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट क्या क्या है, 2030 के लिए क्या है, 2047 में हम लोग क्या डेवलप बनेंगे, 2070 में क्या हम लोग नेट कार्बन एमिशन बन पाएंगे जीरो। ये सारी बातें हम लोग यहीं पे करने वाले हैं। देन क्लाइमेट चेंज इकोनॉमी, कार्बन टैक्स देखेंगे, कार्बन ट्रेडिंग देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड इंडियाज प्रोग्रेस, इंडिया कैसे उस गोल को अचीव कर रहा है, ये भी हम लोग जरूर देखेंगे। अब बात हो गई हमारी जो भी स्टैटिक्स रिलेटेड बातें हैं। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करना चाहूंगा। स्टैटिक, करंट, क्या अंतर होता है? अगर मैं आपसे बात करूं कि सर आप मुझे बताएं कि स्टैटिक प्लस करंट अफेयर कैसे जज करें
कि ये क्वेश्चन स्टैटिक का है या करंट अफेयर का है। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं आपकी, एक पॉलिटी से रिलेटेड एग्जांपल लेता हूं, दो यहां पे उसके रिलेवेंस नहीं है बट स्टिल। अभी वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया, करंटली न्यूज में है, बट क्या यह पूछेगा कि किसने रिजाइन किया? मे बी वन लाइनर एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में दिख सकता है, बट आपके एग्जाम के लिए इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी स्टैटिक पोर्शन है, वो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। व्हाट माय पॉइंट? कौन से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? इस फैक्ट से रिलेटेड जो भी आपकी फैक्ट है, इस करेंट अफेयर से रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेम अप्लाइज टू दिस ऑल्सो। करेंट अफेयर इकोनॉमी से रिलेटेड पढ़ना है, लेकिन उससे लिंक करना है हमें अपने स्टैटिक के पोर्शन से। फॉर एग्जांपल, रेपो रेट रिड्यूस हो रहा, तो क्या क्या पैरामीटर्स है, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं आपके रेपो रेट को रिड्यूस होने से? अगर वो इंक्रीज हो गए तो उससे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? ऐसे हम लोगों को करंट को स्टैटिक से लिंक करके पढ़ना है, तभी जाके आप इकोनॉमी में अपने पूरे क्वेश्चन को सही कर पाओगे। व्हाट माय पॉइंट? तो इस पॉइंट को जरूर याद रखना कि स्टैटिक करंट हमेशा इंटीग्रेटेड होते हैं, दोनों अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नाउ इकोनॉमिक सर्वे हम लोग देखेंगे रिसेंट की, जो उस साल की, जो अब 2026 में एलिजिबल हो रहे हैं, तो उस साल से रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे। यूनियन बजट देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा होगी, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देखेंगे, हर साल क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, आईएमएफ की रिपोर्ट, पेटेंट जो ऑर्गेनाइजेशन उनकी रिपोर्ट, आपकी यूएनडीपी की रिपोर्ट, इंडिया से नीति आयोग की रिपोर्ट, फाइनेंशियल कमीशन की रिपोर्ट, जो भी डाटा है उन्हें हम लोग जरूर देखेंगे। तो ये सारी चीजें आपको अपने जो भी सिलेबस है, ये ओरिएंटेशन लेक्चर में आप ये सारी चीजों को जरूर ध्यान रखना कि आपके सिलेबस क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं सीएपीएफ से रिलेटेड कुछ एग्जाम ओरिएंटेड कुछ टिप्स बात करते हैं कि आप कैसे पढ़ोगे। सबसे पहला पॉइंट है, आप पीवाईक्यू को एनालिसिस करोगे। ये काम आपके लिए रोहन सर करके आएंगे, ये काम आपको नहीं करना है। जब आप हमारी बैच लोगे, मुझसे पढ़ोगे, आप देखना हर एक टॉपिक का एनालिसिस हो रखा होगा, उसी पैरामीटर में चलेगा जैसे आपकी पीवाईक्यू पूछ रखी है। यह होती है पढ़ाई करने का असली तरीका। CAPF often asks concept plus current data in the same question. Many are statement based with tricky fact checking. What my point? Now, integration strategy. इंटीग्रेट करना, जो मैंने आपको बताया था, लिंक एवरी स्टैटिक टॉपिक विद द रीसेंट डेवलपमेंट। व्हाट माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल, लर्न अबाउट जीडीपी विद 2024 जीडीपी ग्रोथ रेट। मतलब आपको लिंक करना है, इंटीग्रेट करना है करंट को स्टैटिक से। एम आई क्लियर टिल हियर? नाउ कुछ प्रैक्टिस एरिया देख सकते हो आप, जैसे जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन है उसे जरूर प्रैक्टिस करते चलना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को भी देखना है। फॉर एग्जांपल, फिस्कल डेफिसिट बहुत ही ज्यादा डायनेमिक है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। गॉट माय पॉइंट? नाउ कुछ अप्लाइड क्वेश्चन देखनी है, जैसे मैंने आपको बताया अभी रेपो रेट थोड़ी देर पहले बताया, उनसे क्या रिलेटेड चेंजेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जरूर, जब आप तैयारी कर रहे हो, तो इन सारे के ऊपर आपकी फोकस होनी चाहिए। गॉट माय पॉइंट? अब बात करते हैं कि पढ़े कैसे। पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि एनसीईआरटी के बुक को जरूर पढ़ो। आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ो, एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना है आपको। एनसीईआरटी आपका बेस है। आप देखना, मैक्स क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड होता है, ये आपकी फाउंडेशन को बूस्ट करता है। सेकंड, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट को आप किसी भी कंडीशन में इग्नोर नहीं कर सकते हो, अल्टीमेट सोर्स है आपके स्कोरिंग के लिए। थर्ड, इंडियन इकोनॉमी की बुक पढ़ लेना, बट मैं आपको बुक पढ़ने की सलाह अभी नहीं दूंगा। अभी आप मेरी लेक्चर को फॉलो करना, जो लेक्चर हमारी ऐप पे रहेगी एट यूसी एकेडमी ऐप पे, इनसे रिलेटेड जो भी डिटेल होंगी नीचे रन करी होगी हमारी कॉन्टैक्ट नंबर, उससे आप बात कर सकते हो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में इसकी पेड कोर्स की डिटेल मौजूद होंगी, वहां से भी आप इसे देख सकते हो। तो जब हमारी पूरी लेक्चर कंप्लीट हो जाएगी, देन मैं ही आपको हैंडआउट वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, उसे पढ़ लेना। आई थिंक मोर देन इनफ होगी। कुछ पीआईबी की रिपोर्ट करंट अफेयर्स के लिए, कुछ आरबीआई की पब्लिकेशन, स्कीम से रिलेटेड बात कर लो,
पॉलिसी से रिलेटेड बातें कर लो, ये सारे कुछ को आपको देखते चलना है। अब देखो बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन कैसे पूछता है कि रोहन सर आपने क्वेश्चन दिखाया नहीं, अब मैं आप पे बिलीव कैसे करूं? मैं इसका आंसर नहीं करूंगा, मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये देखो क्वेश्चन है, ये देखो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये देखो फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन पूछ रखा है, देखो 15th फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है। यूज फिजिकल एफर्ट एज अ क्राइटेरियन फॉर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन अनलाइक द 14th फाइनेंस कमीशन। मतलब क्या है, हमें फाइनेंस कमीशन को पढ़ना है, रिसेंट के जो भी उससे रिलेटेड डेटा है उसे भी देखना है, बस मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो एन इंप्रूवमेंट इन रूरल एरियाज फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अब यहां बात क्या हो गई, यहां बात हो गई डेटा की, यहां बात हो गई स्कीम से रिलेटेड, यहां बात हो गई गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड। गॉट माई पॉइंट? इसे भी हमें देखना है, इससे भी क्वेश्चन आती हैं। गॉट माई पॉइंट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन recent year which one among the following is the source of demand in the Indian economy in descending order? मतलब यहां हमें करेंट अफेयर से लिंक करना है, बजट से रिलेटेड, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो डाटा है उसे हमें पढ़ना है और उसे आपको इंटीग्रेट करके अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। गॉट माई पॉइंट? नाउ फोर्थ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। हमने ऊपर बात किया था मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से, उससे रिलेटेड देखो यहां पे आपका क्वेश्चन आ रखा है। द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट। रेपो रेट क्या होती है, बैंक रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, एसएलआर क्या होती है, सीआरआर क्या होती है, ये सारे चीजों को हम लोग देखेंगे। गॉट माई पॉइंट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये आपका सीएपीएफ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और से ला रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। देखो मैंने आपको बताया था स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल गई। स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल एटलीस्ट 2 से 3 आते ही आते हैं। आप किसी कॉस्ट पे स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हो। देख लो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये इस आई थिंक ये इस साल का ही क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जहां तक मेरी याद है ये इस साल ही क्वेश्चन पूछा हुआ था। नाउ रिटेल कोर इन्फ्लेशन, देखो बात हो गई ना इन्फ्लेशन से रिलेटेड, कोर इन्फ्लेशन से रिलेटेड, हेडलाइन इन्फ्लेशन से रिलेटेड बात, इज कैलकुलेटेड एक्सक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। इन चारों में से क्या उसमें इंक्लूड नहीं होता है। जब आप पढ़ोगे, जब मेरी लेक्चर लोगे आप देखोगे इस सब के लिए आप एलिजिबल होगे, सारे क्वेश्चन आप बहुत ही इजी वे में कर लोगे। नाउ नेक्स्ट, what were the main reform undertaken under the new economic policy of the early 19? That means LPG, because of your balance of payment crisis. Got my point? देखो वहां से क्वेश्चन। नेक्स्ट, which of the following is a part of the capital receipt? आ गई ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट, आ गई ना। देखा मैंने क्या कहा था, आप बस सिलेबस समझो, क्वेश्चन देखो, देन मेरी क्लास करना, आप देखना आप एक अच्छे एच पे जरूर होगे। नाउ नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू, अरेंज द फॉलोइंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, बढ़ते क्रम में, in terms of the percentage contribution of the total revenue of the central government in 2023-24। उस साल के बजट से रिलेटेड है, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट साल के भी बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हमें ये चीज भी पढ़नी है कि कहां से गवर्नमेंट को पैसा आ रही है, गवर्नमेंट का पैसा कहां जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, एन इंडियन बिजनेस पर्सन बाय शेयर इन अ ब्रिटिश कार कंपनी, दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड इन। वही देखो बात आ गई ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड बातें हो गई, आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड से रिलेटेड बातें हो गई, ये सारी चीज को भी हमें देखना ही है। आपने ये जरूर देखा कि हमने जो ऊपर सिलेबस डिस्कस किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आप आगे भी देखना, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे आप देखोगे कि जो भी पढ़ोगे वहीं से क्वेश्चन आया हुआ होगा, कहीं इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आता है। बस आपको क्या करना है, हमारी लेक्चर को जरूर ज्वाइन करना है। मैं आपसे जरूर ये कहूंगा कि आप हमारी लेक्चर को ज्वाइन करके देखना, आप एक अलग एज पे अपने आप को जरूर देखोगे।
जब आप पूरे हमारी इकोनॉमिक सेक्शन को कर लोगे, मैं आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं और साथ ही साथ पॉलिटी पढ़ाऊंगा और कुछ करंट अफेयर की सेक्शन लूंगा। सो मैं उम्मीद करता हूं आप इस क्लास को जरूर ज्वाइन करना, ओरिएंटेशन लेक्चर देखना, देन आप डिसाइड करना कि आपको क्लास ज्वाइन करना है कि नहीं। कॉन्टैक्ट नंबर नीचे रन कर रही होगी, अगेन मैं रिपीट कर दूं, कॉन्टैक्ट नंबर नीचे रन कर रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा डिटेल, आप जरूर हमारी टीम से बात करना। और ये ऑफर इंडिपेंडेंस डे के लिए चल रही है, तो आप एज सून एज पॉसिबल डिसाइड करो और इस कोर्स के अंदर रिसेंट में 7999 के अंदर इनरोल कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये पूरी लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आप चीजों को समझ रहे होंगे, चीजों को आपने रियलाइज भी किया होगा कि हम लोग किस डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। सो इस क्लास के लिए यहां तक सफिशिएंट है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। हैव अ वंडरफुल डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग 2026 CAPF एग्जाम। जय हिंद।